नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में करेंगे केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन। विशेष संगठनात्मक बैठक समेत कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम जारी। ब्राजील और मलेशिया पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है भारत को समर्थन। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में अब तक 3 लोगों की मौत। सिक्किम में भूस्खलन। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आज से इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में शुरू होगी सुनवाई। शेख हसीना पर है मानवता के विरुद्ध अपराध के गंभीर आरोप। और आईपीएल में आज मुंबई और पंजाब के बीच होगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। आज की विजेता टीम 3 जून को फाइनल में भिड़ेगी आरसीबी से। कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंचा। ब्राजील पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया की सरकार से उन्हें पूरा समर्थन मिला है। उन्हें उम्मीद है कि ब्राजील की सरकार भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत की इस मुहिम में अपना समर्थन देंगे। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के दौरे पर है। मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त बीएन रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। तो ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम के तहत देश और दुनिया भर में भारत आतंकवाद के असली चेहरे को बेनकाब कर रहा है। ब्राजील से लेकर मलेशिया तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को अवगत करा रहा है। और प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के संकल्प से अवगत कराया। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के संकल्प से रूबरू कराते हुए जदयू सांसद संजय कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब किया जा रहा है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send a delegation. The message should go the entire country is one. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country in this, you are seeing us here. वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय अल्जीरिया में है। डेलीगेशन ने अल्जीरियर्स में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में पहलगांव में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। डेलीगेशन में शामिल एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंक फैलाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन खबरों का
सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त चरम पर हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान सुरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीट के चयन को लेकर पार्टी मंथन करने में जुटी है। पिछले दिनों लोजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों और मोर्चा की बैठक हुई थी, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ था। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू की टीम ने दुर्ग में विजय भाटिया के 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। भाटिया के घर पर 2 साल पहले ईडी ने छापेमारी की थी। तब से वह फरार चल रहा था। लंबे समय के बाद वह ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आया। तो शराब कारोबारी विजय भाटिया दिल्ली से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला है जिसमें विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई इस वक्त तेज होती हुई। और राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बारापुला नाले को अवरुद्ध से मुक्त करने और मानसून से पहले जल भराव की समस्या से बचने के लिए की जा रही है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा बल भी शामिल हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के एक मामले में देश के 8 राज्यों में 15 स्थानों पर एक सघन तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व असम सहित 8 राज्यों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अलग अलग स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए भारत विरोधी साजिश से जुड़े सुराग जुटाने में जुटी हुई है। आरोप है कि संदिग्धों ने पाकिस्तानी एजेंटों को गोपनीय जानकारियां लीक की थीं। जानकारियां लीक करने के बदले सभी आरोपियों को भारत में अलग अलग माध्यमों से पैसे मिले थे, जिसकी जांच जारी है। एनआईए ने 20 मई को इस मामले में केस दर्ज किया था। मामला शासकीय गोपनीयता अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज किया गया है। देश भर में मानसून का असर साफ दिखाई देने लगा है। समय से पहले शुरू हुई बारिश ने कहीं लोगों को राहत दी है तो कहीं ये आफत बनकर आई है। खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों असम और सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दरअसल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण लगातार तीसरे दिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश जारी रही। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में व्यापक से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 मई से असम में लगातार बारिश जारी है। राज्य में 3 मौत की पुष्टि भी हुई है। असम के 12 जिलों के 20 राजस्व सर्किल और 175 गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। पूरे राज्य में 14 नावें तैनात की गई हैं। बाढ़ से 58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में 16 राहत शिविरों में 6,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। वहीं सिक्किम के मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में करीब 1500 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें सड़कें साफ होने तक घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मचारी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सहयोग कर रहे हैं। वहीं भारत के अन्य इलाकों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है।
ये मौसम 3 और 4 जून तक भी बना रह सकता है। इस दौरान तापमान भी कम दर्ज होने की संभावना है। मुंबई में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। 2 से 4 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए आंधी, बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में अलग अलग स्थानों के लिए चेतावनी जारी की गई है। और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कोलकाता के दौरे पर है। आइए सीधे रुक करते हैं सीधे प्रसारण के लिए। हम जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे। और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और जितने भी कोर्ट है, वो सब ये पूरी प्रक्रिया का महत्व समझे, इसको अपनाएं और अपने कामकाज में उसको महत्व का स्थान दें। तो सेंट्रल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी का जो जाला बुनना हम चाहते हैं, उसके माध्यम से क्लस्टर अप्रोच से कॉम्प्लिकेटेड केस में विशेषज्ञों की मदद से निर्णय पर पहुंचना तो है ही, परंतु साथ साथ एक पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना भी है। ये जो 6 एकड़ में लगभग 90 करोड़ सी लागत से CFSL बनी है, इसमें बायोलॉजी, सीरोलॉजी, DNA परीक्षण, केमिस्ट्री, विस्फोटक, विष विज्ञान, नारकोटिक्स, बैलिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और फिजिक्स, ये सब डिपार्टमेंट एक साथ चालू होंगे। तो राज्य की FSL में जहां तज्ञता की जरूरत होगी, विशेषज्ञ की जरूरत होगी, वो सारे केस यहां बहुत सरलता से ट्रांसफर भी होंगे और इसका उपयोग भी कर पाएगा। आज यहां पर नारकोटिक्स संस्करण 2 और एक्सप्लोजिव संस्करण 2 का भी विधिवत रूप से विमोचन हुआ है। मुझे विश्वास के दोनों संस्करण देश भर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कई सारे काम करने के लिए सरलता उपलब्ध कराएंगे। हम 21वीं सदी में जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। और इसमें अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते, स्पष्टता से युक्त कानूनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपराध से 2 कदम आगे नहीं रह सकते। आज एक प्रकार से DNA के माध्यम से मेरी ध्यान में है 20-20 साल पुराने केस में आज सजा होने की शुरुआत हुई है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी अब बाहर आने लगे हैं और एक नए एरा में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहुंच रही है।
मोबाइल फोरेंसिक, कॉल डिटेल्स एनालिसिस, ऐप यूजेस का ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ने एक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को नए एरा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए उसको भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ये भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संसद ने भारत के लोगों के संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए कानून। 160 साल पुराने अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में आने वाले 100 वर्षों तक तकनीक में जितनी भी बदलाव आने की संभावनाएं हैं वो सभी को अभी से समाहित कर डेफिनेशंस बनाई गई हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये सभी में टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमने कानूनी आधार दिया है और 7 वर्ष से ज्यादा 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा जिस दफा में सजा है वो सभी के लिए फोरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हमने कंपलसरी कर दिया है। नए कानून में हमने टेररिज्म की व्याख्या भी की है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को भी कानूनी आधार दिया है, जिससे वॉइस लॉग्स, डिजिटल वॉइस मैसेज, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब सजा कराने के काम में आएंगे। और पुलिस जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी और डिजिटल रिकॉर्डिंग पूछताछ के दौरान इसको भी कानूनी आधार देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात इस कानून में न्याय समय पर मिले, इसकी हमने चिंता की है। 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का प्रावधान है और मैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। 1 साल के भीतर 60% केसों का चालान 60 दिन के अंदर होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जो विशेष प्रकार के केस है इसमें 90 दिनों में ट्रायल पूरा किया जाएगा। ट्रायल इन एब्सेंसिया, उससे देश छोड़कर भगोड़ा होकर विदेश में बैठकर अपराध कर कानून की रीच के बाहर जो रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल हम करेंगे, उनको सजा भी सुनाएंगे और सजा सुनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग कर उनको वापिस लाने का भी हम काम करेंगे। यहाँ पर जो कोई भी पीड़ित है उसको फोन पर सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध होगी और उसको थाने के चक्कर न लगाने लग पड़े, इसकी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि 17,184 थाने सभी के सभी CCTNS से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है और सभी का डेटा एक साथ जनरेट हो। और ये मॉनिटरिंग जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा बदलाव हम बहुत कम समय में लेकर आए हैं। और फोरेंसिक्स जांच की जो हमने कानूनी वैधता तय की है, इसमें हमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए। तो हमने भारत सरकार की ओर से हर जिले में
एक फॉरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है और करीब करीब ये पूरे देश भर में फैला। कई राज्यों ने एक एफआईआर का संख्या देखकर उन्होंने अपने आप बढ़ाए हैं और इसके साथ हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे और अब 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं, 7 स्थापित हैं, 8वां भी नागपुर में अस्थायी कैंपस में शुरू हुआ और बाकी के 8 प्रोसेस में है और इसके अलावे 10 अतिरिक्त परिसर मतलब 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो ये 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी के साथ बाहर निकलेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है इतना ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं सीएसएफएल की बात करूं तो सीएफएसएल पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। सीएफएसएल भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। सीएफएसएल चंडीगढ़ डीएनए टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है और एनसीएफएल हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से एनएफएसयू के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फोरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से नेशनल फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फोरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी। भाइयों बहनों, आज मेरे सामने ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो इस लैब से जुड़े हैं या इस काम से जुड़े हैं। मेरा आप सभी से अपील है, इसको हम प्रोफेशनल काम न समझें। हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की स्पिरिट को हमारे संविधान के अंदर भरने का काम किया, मगर वो स्पिरिट को जमीन पर उतारने का काम शायद हम बहुत देरी से शुरू कर रहे हैं। एक गरीब आदमी इतना निराश हो जाए कि थाने में फरियाद करने ही न जाए। उसके शरीर के साथ हुए अन्याय को, उसकी संपत्ति के साथ हुए अन्याय को और उसके सम्मान के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का इसका हौसला ही टूट गया है। हमारा दायित्व है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति सर ऊंचा कर कर सिस्टम पर भरोसा कर कर थाने में जाए, फरियाद कराए और न्याय प्रक्रिया से कम समय में न्याय प्राप्त करे।
और इसके लिए फॉरेंसिक साइंस का ये पूरा फैमिली जो है, चाहे CFSL होगा, चाहे NFSU होगा, चाहे राज्य की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होगी, ये पूरे परिवार ने अपना रोल धर्म समझकर अपनाना होगा, एक स्पिरिट के साथ कि हम देश में न्याय के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, हम देश में समय पर न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं और हम देश में देश का सजा कराने का दर दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और सजा कराकर हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे। ये मिशन के साथ आप लोगों ने काम करना चाहिए। जैन साहब के नेतृत्व में आप सभी, मुझे भरोसा है कि ये जो स्पिरिट है भारत सरकार का, उसको जमीन पर उतारने में हम सब लगेंगे और हमारे 130 करोड़ लोगों को फिर से एक बार न्याय पर भरोसा हो, ऐसा वातावरण बनाएंगे। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में आपके महत्वपूर्ण रोल को समझकर आप देश के अंदर संविधान का राज करने में आप मदद करेंगे, ऐसा भरोसा भी करता हूं। वंदे मातरम। तो कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री को भी हम सुन रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण ये पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में बेहद अहम योगदान देगी। प्रयोगशाला जनवरी 26 से जारी होगी विशेष मुहिम क्लस्टर अप्रोच से विशेषज्ञों की मदद से कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाया जा रहा है, उसकी एक झलक पेश कर रहे थे गृह मंत्री। फॉरेंसिक साइंस को लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि नए भारत के लिए अब नए कानूनों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी कई अहम बातें कही गृह मंत्री अमित शाह ने, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।